इतने सारे ग्लोबल टेंशन के बावजूद भी फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन भारत में 3 दिन के यात्रा पर आए हैं। ये केवल एक हैंडशेक तो नहीं है, बल्कि यहां भारत के हक में एक इतिहास लिखा जा रहा है, क्योंकि अब भारत के आसमान पर 36 नहीं, 26 नहीं, टोटल 176 राफेल उड़ेंगे। हैमर मिसाइल जो कि हाई एल्टीट्यूड में जाकर भी पहाड़ों में सटीक निशाना लगा सकती है, भारत में ही बनाई जा रही है, और इन सब में फ्रांस भारत का साथ दे रहा है। इसके बाद हम H-125 हेलीकॉप्टर भी भारत में ही बना रहे हैं, जो सियाचिन जैसे हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके में, बर्फीले इलाके में भी जा करके रेस्क्यू कर सकता है, सप्लाई पहुंचा सकता है। इंडो पैसिफिक रीजन में भी फ्रांस और भारत मजबूत कर रहे हैं समुद्री सुरक्षा को। तो दोस्तों, आज का लेक्चर भी डेडिकेटेड है फ्रांस और भारत के इसी डील के बारे में, इसी दौरे के बारे में। तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट पे हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। और जो भी साथी दोस्त यहां पर लेक्चर में नए हैं, इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के बेहतरीन टॉपिक्स में हमारे लिए लेकर के आता रहूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए। तो आप यहां पे क्या देखोगे, न्यूज काफी ज्यादा फैल गई है और बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ मचा रखा है इस न्यूज में, इंटरनेशनल मीडिया में। क्योंकि एक तरफ कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने देखा था कि यूएसए के साथ भारत की डील हो रही है, और दूसरी तरफ आपने आज देखा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन भारत की यात्रा पे आए हैं। और 26 जनवरी के बाद जो अगला दिन 27 जनवरी आया था, उसमें यूरोपियन यूनियन के साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया था। जबकि यूरोपियन यूनियन और यूएसए दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। तो अमेरिका के साथ भी सही संबंध, यूरोपियन यूनियन के साथ भी सही संबंध, और यूरोपियन यूनियन का एक खास मेंबर फ्रांस भारत में आ चुका है भाई साहब। और भारत में आ ही नहीं गया, ऐसे ऐसे डील किया है ना भाई साहब, ऐसे ऐसे डील किया है ना कि ये देख के चाइना की और पाकिस्तान की बोलती बंद हो चुकी है, सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी है। क्या क्या होंगे, एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने अभी मुंबई में वेलकम किया है इमानुएल मैक्रोन का, और यहां पर जो भारत और फ्रांस का रिश्ता था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप था, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है बच्चों, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है भाई साहब, ठीक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि एक हम लोग व्यापार में पार्टनरशिप कर रहे हैं, हेल्थ में पार्टनरशिप कर रहे हैं, मतलब एक ठीक ठाक लेवल पे ही पार्टनरशिप कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है बच्चों, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहते हैं हम इसको। ठीक है, याद रखना, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। लेकिन यहां पर इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के दोस्ती वाले रिलेशनशिप को क्या बना दिया गया है, स्पेशल ग्लोबल शब्द इस्तेमाल कर दिया गया, स्पेशल ग्लोबल शब्द, स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। यानी कि एक होता है आम बातचीत, है ना, एक होती है दोस्त, एक होता है बेस्ट फ्रेंड, एक होता है जान जाने जिगर जाने तमन्ना सब कुछ। तो यहाँ पे स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब यही है, जान जाने तमन्ना, ठीक है, महबूबा टहबूबा, जो कुछ भी आप लोग कह लो भाई साहब, हर चीज कह सकते हो, क्योंकि ये इतना बड़ा डील साइन किया गया, इतना बड़ा स्टेटस दिया है दोनों ने अपने एक दूसरे को, एक दूसरे के रिश्ते को। अभी ये रिश्ते को मजबूत करना पड़ेगा भाई साहब। जैसे अपन लोग यहाँ पे किसी के साथ रिश्ता बनाते हैं, है ना, कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड बन रहा है तो घूमना फिरना, हम लोग बना भाई मनाली चलेंगे, यहाँ चलेंगे, वहां चलेंगे, साथ में कॉलेज में एडमिशन लेंगे। ठीक है, मतलब 25-30 तरीके के हम लोग प्लानिंग पहले कर लेते हैं। वैसे यहाँ पर 21 प्लानिंग की गई है, दोनों के रिश्ते को देखते हुए 21 प्लानिंग की गई है। और ये 21 जो प्लानिंग है, ठीक है, 21 जो एग्रीमेंट्स हैं, किस फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स, हेल्थ और स्किल के फील्ड में। यानी कि बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट साइन किए गए हैं जो कि दोनों के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थे। क्लियर पॉइंट बच्चों। और इमानुएल मैक्रोन अभी जब भारत में आए हैं, तो भारत में एक इंटरनेशनल एआई समिट ऑलरेडी चल रहा है, यानी कि इंडिया एआई इंपैक्ट समिट, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावों पे डिस्कशन करने के लिए भारत के दिल्ली में जो भारत मंडपम है, वहां पे ऑलरेडी मीटिंग चल रही है। तो 16 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में खत्म हो जाएगी, यानी 20 तारीख खत्म हो जाएगी। तो इमानुएल मैक्रोन वहां पर भी जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं और क्या क्या दोनों की दोस्ती में खास यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को इन लोगों ने कौन सा स्टेटस दे दिया, स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दे दिया गया है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रख लेना। तो स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्टेटस दे दिया गया है। अब ये होता क्या है, जैसे कि मैंने तो अपने शब्दों में आप लोगों को बता दिया, ठीक है, कि मित्र, सखा, जान जाने मन जाने तमन्ना, सब कुछ सबसे ऊपर का रिश्ता कहलाता है। ठीक है बच्चों, याद रख लेना। अब यहां पे आप क्या देखोगे, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों के बीच में किया गया, हाई लेवल ऑफ दोस्ती, हाई लेवल ऑफ यारी दोनों के बीच में की गई है।
अब यहाँ पे इससे क्या होने वाला है, लॉन्ग टर्म रिश्ते सुधर जाएंगे। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे फ्रांस के साथ अभी 2-4 दिनों की बात नहीं की है, लंबे समय तक जो रिश्ता रहेगा उसकी बात की है। तो लॉन्ग टर्म डिफेंस कॉपरेशन, दोनों एक दूसरे का साथ देंगे डिफेंस वाले सेक्टर में, और लंबे समय तक साथ देंगे, टेक्नोलॉजी में साथ देंगे, इनोवेशन में साथ देंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे को कमिटमेंट कर रहे हैं कि भैया रूल ऑफ लॉ, जो इंटरनेशनल लेवल पे यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे रूल्स बनाए गए हैं, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इन सब में जो भी रूल्स बनाए गए हैं वो सारे के सारे रूल्स को हम लोग पूरी दुनिया से फॉलो करवाएंगे। यहाँ पे मल्टीपोलर दुनिया नहीं चलने देंगे, सॉरी यूनिपोलर दुनिया नहीं चलने देंगे। कौन सा दुनिया बनाएंगे हम लोग, मल्टीपोलर दुनिया बनाएंगे। यूनिपोलर का मतलब क्या होता है, एक ही शक्ति, कीजिए, एक ही शक्ति। यूनिपोलर का मतलब एक ही शक्ति, जैसा कि अपने आप को कौन समझता है इस वक्त, यूएसए एक ही शक्ति समझता है, भैया मैं तो यूनिपोलर हूं भैया, ठीक है, मैं तो पूरी दुनिया में एकदम तबाही मचा कर रखता हूं। आप नहीं मचा सकते भाई साहब, समझिए इस बात को, ठीक है। तो यूनिपोलर की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे, क्या बात करेंगे, मल्टीपोलर की बात करेंगे। यानी कि हर एक देश का महत्व उतना ही रहेगा जितना कि यूएसए का है, जितना कि रशिया का है, जितना कि फ्रांस का, इंडिया का, हर एक देशों को हम लोग बराबर का महत्व देंगे। यहाँ पे दोनों ने मिलकर के ये सारे एग्रीमेंट किए, सबके बारे में डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। ये तो अभी आपको वन लाइनर बता रहा हूं, डिटेल सबके बारे में बताऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, अब ये सारे सारे एग्रीमेंट क्या दिखा रहे हैं भाई, कितना ट्रस्ट, डीप ट्रस्ट दोनों के बीच में डेवलप हो चुका है भाई साहब, ठीक है। अफेयर शुरू हो चुका है भारत और फ्रांस के बीच में, क्योंकि बहुत ज्यादा गहराई यहां पर देखने के लिए मिल रही है, दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे भाई साहब। अमेरिका का सामना करना होगा तो साथ कर लेंगे, चाइना का सामना करना होगा तो साथ करेंगे, ठीक है। दो दिल एक जान, सीधी सी बात है। अब चलिए एक एक करके हर एक क्षेत्र की बात कर लेते हैं, किस किस फील्ड में यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। सबसे पहले आप लोग देखोगे डिफेंस के क्षेत्र में, ठीक है, एरोस्पेस के क्षेत्र में, ठीक है, देखना एरोस्पेस यानी कि जो अंतरिक्ष वगैरह की बात करें उस क्षेत्र में, और डिफेंस के क्षेत्र में क्या क्या एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। सबसे पहले देखोगे दोनों ने जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग किया है, यानी कि दोनों साथ मिलकर के उत्पादन करेंगे, ठीक है, साथ मिलकर के दोनों उत्पादन करेंगे, साथ में उत्पादन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है बच्चों। और किस चीज का उत्पादन करने वाले हैं, ये जो हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है इसकी बात कर रहा है। ये हेलीकॉप्टर H-125 हेलीकॉप्टर है, ठीक है, याद रखना। ये लाइट वेट, बहुत ही हल्के वजन का एक हेलीकॉप्टर है जो कि पहाड़ों में जा सकता है, क्योंकि एल्यूमिनियम के लाइट मटेरियल से बना हुआ है, तो हल्का है भाई साहब, तो ऊंची ऊंची उड़ान भर सकता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में भी ये जा सकता है, इजीली जा सकता है। तो ये बनाया जा रहा है, याद रखना आप लोग, क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो ये इंडिया और फ्रांस के साथ दोनों मिलकर के ये कौन सा H-125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, क्लियर पॉइंट बच्चे याद रखना। इसके बारे में भी और आगे डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। और ये कौन कौन बना रहा है भाई साहब, जो H-125, तो फ्रांस की जो कंपनी है एयरबस, फ्रांस की जो कंपनी है एयरबस, ठीक है, याद रखना, फ्रांस की जो कंपनी है एयरबस, ठीक है बच्चों। ये एयरबस एक ही है, अलग अलग मत लिख लेना, ठीक है। एयरबस जो फ्रांस की कंपनी है वो बना रही है, और भारत की तरफ से टाटा, भारत की तरफ से टाटा, दोनों मिलकर के बना रहे हैं। और प्रोडक्शन कहां पे होगा भाई साहब, तो प्रोडक्शन कहां पे होने वाला है, तो भारत के अंदर में ही प्रोडक्शन होने वाला है। राफेल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, राफेल, ठीक है, राफेल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो हम लोगों ने 2016 में राफेल खरीदा था, कितना, 36 राफेल खरीदे थे, ठीक है। उसके बाद 2025 में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने 26 राफेल खरीदे हैं, 36 और 26 हो गए, ठीक है। उसके बाद अभी ये जो विजिट पे आए हैं इमानुएल मैक्रोन, तो 114 राफेल की बात हो रही है, 114 राफेल। यानी कि अब टोटल राफेल की हम बात कर लेते हैं, 36 प्लस 26 प्लस 114, तो 176 राफेल भारत में हो जाएंगे। भाई साहब इतने राफेल तो खुद फ्रांस के पास भी नहीं है, क्योंकि फ्रांस को जरूरत नहीं पड़ी या फ्रांस ने नहीं बनाया। और ये 114 में से याद रख लेना, जो 96 राफेल है ना, वो कहां पे बनेंगे, भारत में ही बनेंगे। और जो 18 राफेल है ना, वो बनेंगे फ्रांस में। तो आप समझिए कितना ज्यादा हमारी पावर डेवलप होने वाली है। और ये सारे के सारे राफेल 2028-29 तक भारत में बन चुके होंगे। तो भारत की जो वायु शक्ति है बहुत ज्यादा बढ़ती हुई आपको यहाँ पे नजर आएगी। अभी देख ले, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया H-125 हेलीकॉप्टर की, तो टाटा मिलकर के, टाटा और एयरबस मिलकर के दोनों जॉइंट वेंचर यानी कि साथ में मिलकर के इसको बनाने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए 60% का जो इक्विपमेंट है भारत का ही रहेगा, 60% जो उपकरण है वो भारत के रहेंगे, और जो 40% का जो उपकरण है ना, वो रहेगा फ्रांस का। कहाँ का वो रहेगा बच्चों, फ्रांस का, ठीक है बच्चों, फ्रांस का रहने वाला है। तो और होता है ना, जैसे हम लोग कंप्यूटर खरीदते हैं तो मदरबोर्ड कहीं और से लेके आ जाता है, कीबोर्ड कहीं और से लेके आते हैं, माउस कहीं और से लेकर के आ जाते हैं। तो ये अलग अलग जो असेंबली होती है, तो हम लोग फ्रांस से कुछ सामान लेकर के आएंगे और भारत में लेकर के आएंगे। फाइनल असेंबली होगी भाई साहब कर्नाटका में। फाइनल एक फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है, बनाया गया है, और टाटा और एयरबस ने मिलकर के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। और ये फैक्ट्री कहाँ पे बनेगी, ठीक है, वेमगल में। वेमगल कहाँ पे है, कर्नाटका में। तो ये उद्घाटन ऑलरेडी हो चुका है, और यहाँ पे दोनों मिलकर के H-125 हेलीकॉप्टर बनाएंगे, जिससे कि मेक इन इंडिया का जो हमारा सपना है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि देखो बच्चों,
हम लोग बहुत ज्यादा जो रक्षा उपकरण, हेलीकॉप्टर वगैरह, मिसाइल वगैरह हम लोग लेकर के आते थे, खरीदते। राफेल की ही बात कर लो ना भाई साहब, राफेल ही देख लो, हम लोग 36 खरीदे ही थे ना। लेकिन अब हम लोग बनाएंगे, तो इससे क्या होगा, मेक इन इंडिया, भारत में ही निर्माण करो ना। तो इससे हमारा मेक इन इंडिया का जो सपना है वो काफी ज्यादा डेवलप होगा, और इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग अपनी छवि को एक निर्माता करने वाले के रूप में बनाएंगे, एक डिफेंस इक्विपमेंट प्रोड्यूसर के रूप में बनाएंगे। ठीक है बच्चे, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेशन के क्षेत्र में क्या क्या डील की गई है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जॉइंट इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं। जॉइंट इंस्टीट्यूशन मतलब क्या होता है, दोनों देश मिलकर के एक दूसरे के साथ काम करेंगे। ठीक है, ध्यान सुनना। इंडो फ्रेंच यानी इंडिया और फ्रांस मिलकर के सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं हेल्थ वाले सेक्टर में। हेल्थ के लिए, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जैसे कि कैंसर की बीमारी को डिटेक्ट करने में, खोजने में हो रहा है। किडनी लंग्स खराब हो रखे हैं तो उनको बाहर से ही, शरीर के बाहर से ही कैसे हम लोग फिट करके उनको ठीक करते हैं। तमाम तरीके के इलाज जो हेल्थ सेक्टर में किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से, वो इंडिया और फ्रांस मिलकर के बना रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे सेंटर फॉर डिजिटल साइंस और टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट करने की बात की है कि फ्रांस में भी ऑफिस खुलेगा, भारत में भी ऑफिस खुलेगा, यानी कि सेंटर ऑफ डिजिटल एक्सीलेंस। यहाँ पे डिजिटल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, रिसर्च करेंगे। उसके बाद नेशनल लेवल पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेगा, स्किलिंग इन एरोनॉट्स। ठीक है, एरोनॉट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एरोनॉट्स के क्षेत्र में ज्यादा स्किल्ड करने के लिए, यानी कि कौशल को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, किस चीज को, कौशल को बढ़ावा देने के लिए। क्लियर है पॉइंट बच्चों, यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है बच्चों, ट्रेनिंग सेंटर जहां पे रिसर्च वगैरह की जाती है और गहरे में रिसर्च की जाती है। जैसे कि मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं कैंसर का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो यानी कि कैंसर से रिलेटेड खूब रिसर्च वहां पे होगी। तो वैसे ही यहाँ पे आप देखोगे क्या कि एरोनॉटिक्स के फील्ड में जितना भी गहरी गहरी रिसर्च की जाएगी उसके लिए यहाँ पे दोनों देश मिलकर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में, इनोवेशन के क्षेत्र में, यानी कि इनोवेशन का मतलब क्या होता है, नवाचार। नवाचार की जब हम बात करते हैं तो नवाचार का मतलब नई नई टेक्नोलॉजीज को खोजना। नवाचार, नई नई टेक्नोलॉजी को खोजना। ठीक है बच्चों, नवाचार कहलाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे एजुकेशन, इनोवेशन और पीपल टू पीपल टाइज, यानी कि हर एक लोग का यहाँ पे फायदा होगा जो ये डील की जा रही है। तो यहाँ पे नोट में आया कि 30,000 से भी ज्यादा बच्चे फ्रांस में पढ़ाई लिखाई करने के लिए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उनकी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, भारत सरकार डिसाइड करेगी। और यहाँ पे जो ये 30,000 बच्चे, देखिए आमतौर पर देखा जाए तो एक इतना बड़ा आंकड़ा है, सिर्फ एक यूरोप के एक देश के अंदर, पूरे यूरोप की बात नहीं कर रहा हूं, यूरोप में एक पर्टिकुलर देश के अंदर 30,000 से भी ज्यादा बच्चे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा भारतीय बच्चे बाहर जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूरोपियन जो एक यूरोपियन डेस्टिनेशन बन चुका है भारतीय विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि भारतीय विद्यार्थी वहां पर जाकर पढ़ाई करते हैं। अब दोनों लोगों ने यहाँ पे क्या बोला कि भैया इनकी पढ़ाई को ना आसान कर दिया जाए। जैसे इस, और कैसे आसान कर दिया जाए, इजी मोबिलिटी हो जाए, यानी कि एक दूसरे के देश में जाना बहुत आसान हो जाए, यानी कि वीजा फैसिलिटी बहुत ही इजी कर दिया जाए। अब वीजा की फैसिलिटी में वो खिड़की, वो खिड़की, वो टेबल पे नहीं जाना भाई साहब। आप लोगों को क्या करना है कि वीजा वीजा का जो प्रोसेस है उसको आसान कर देना है। आप मेरे बच्चों को जाने दो और मैं आपके बच्चों को भारत में आने दो, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, उसके बाद दोनों जॉइंट डिग्री बना रहे हैं, जॉइंट डिग्री रिसर्च और रिसर्च प्रोग्राम कर रहे हैं। यानी कि भारत के स्टूडेंट्स और फ्रांस के स्टूडेंट साथ में मिलकर के रिसर्च करेंगे, डिग्री पढ़ाई करेंगे। जैसे हमारे देश में बीए, बीकॉम, बीएससी वगैरह होता है ना, वैसी डिग्री अब बनाई जाएगी जिसमें दोनों देशों के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल करवाए जाएंगे। कोलैबोरेशन होगा, दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है, इंडिया और फ्रांस यूनिवर्सिटी वाले। ठीक है, यानी कि फ्रांस में जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं और भारत की जो यूनिवर्सिटीज हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करेंगी। ठीक है बच्चों, अब हम ट्रेड की बात कर लेते हैं, यानी कि व्यापार की बात कर लेते हैं। व्यापार हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भाई साहब, व्यापार ही नहीं रहेगा तो अर्थव्यवस्था नहीं रहेगी। ठीक है, हम लोग डिफेंस वगैरह की बात कर लें, एआई वगैरह की बात कर लेते हैं। भैया पैसा लगेगा ना, पैसा तो व्यापार से आएगा, और एआई वगैरह भी तो एक तरीके का व्यापार ही भाई साहब। तो व्यापार की बात कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश की बात कर लेते हैं भाई साहब। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट में आप लोग यहाँ पे क्या देखोगे, क्रिटिकल मिनरल्स की बात कर लेते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है बच्चों, क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे यहाँ जो लिथियम वगैरह हो गया, कोबाल्ट वगैरह हो गया, ये सब जो कि हमारी बैटरियों में इस्तेमाल होते हैं। इलेक्ट्रिक रिक्शा वगैरह चलता है ना, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, उनके बैटरियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है बच्चे, याद रखना।
तो क्रिटिकल मिनरल्स की हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, याद रखना। तो एग्रीमेंट किया गया है दोनों देशों के बीच में, ठीक है, और म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट करेंगे दोनों के दोनों मिलकर के, ठीक है, म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट दोनों देश मिलकर के यहाँ पे करेंगे, ठीक है, यानी कि क्रिटिकल मिनरल्स अर्थ से निकालने के लिए दोनों साथ में मिलकर के एग्रीमेंट साइन करेंगे, दोनों साथ में मिलकर के म्यूचुअल मिनरल्स को निकालेंगे, ठीक है। क्रिटिकल मिनरल्स का सप्लाई चैन को बढ़ावा देंगे। सप्लाई चैन क्या है बच्चे, कि चाइना और ताइवान में क्रिटिकल मिनरल्स सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं, यानी कि कहा जाए तो भैया 90% के आसपास वहीं पर ही पाए जा रहे हैं, और वहीं से पूरी दुनिया में सप्लाई हो रहे हैं। तो अगर चाइना के साथ हमारे रिश्ते और खराब होते हैं तो चाइना डेफिनेटली सप्लाई को रोक देगा। चाइना सप्लाई को अगर रोक देता है तो डेफिनेटली भारत में जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के ई रिक्शा वगैरह बना रहे हैं, बैटरी से चलने वाली गाड़ियां बना रहे हैं, हम लोग सपना देख रहे हैं कि भैया 2070 तक जाते आते हम लोग पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे, ये सपना हमारा अधूरा रह जाएगा। इसलिए हम लोगों ने फ्रांस के साथ डील किया कि भैया अपन दोनों मिलकर के इस फील्ड में कुछ करते हैं, चाइना को हटाओ, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ने मिलकर के साथ की बात किया, ठीक है। एडवांस मटेरियल बनाने की बात की गई। एडवांस मटेरियल का मतलब क्या होता है, अलॉय या 2 या 3 जो मटेरियल को मिलाकर के बनाए जाते हैं वो अलॉय की हम यहाँ पे बात करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में भी साथ दोनों एक दूसरे काम करेंगे। इसके अलावा आप लोगों ने 27 जनवरी को देखा था कि इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर चुका है 2026 का। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, यूरोपियन यूनियन के जो 27 देश हैं, इन 27 देशों में भारत का सामान फ्री बिना टैरिफ के बिकेगा, यानी कि जब भारत का सामान यूरोपियन यूनियन में जाएगा तो यूरोप वाले टैक्स नहीं लगाएंगे, और यूरोपियन यूनियन का सामान जो भारत में आएगा तो भारत भी उन पर टैक्स नहीं लगाएगा। ये तमाम तरीके के एग्रीमेंट दिखा रहा है कि भारत काफी ज्यादा आगे बढ़ रहा है अपने लक्ष्यों की तरफ, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। क्लियर पॉइंट। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे अगला पॉइंट, ठीक है। 2026 को इंडिया फ्रांस ने ईयर ऑफ इनोवेशन घोषित किया। इंडिया फ्रांस ने ईयर ऑफ इनोवेशन घोषित किया। ईयर ऑफ इनोवेशन क्या होता है, ईयर ऑफ इनोवेशन क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, ठीक है बच्चों। ईयर ऑफ इनोवेशन का मतलब क्या होता है, नवाचार का वर्ष। क्या, नवाचार का वर्ष, ठीक है बच्चों, नवाचार का वर्ष। यानी कि दोनों मिलकर के 2026 में खूब टेक्नोलॉजी बनाएंगे, खूब। एक होता है ना, हम लोग ईयर ऑफ मिल्क बोल देते हैं, यानी कि मिल्क उत्पादन में पूरा साल लगा देंगे। ईयर ऑफ सिल्क यानी कि पूरा सिल्क उत्पादन में पूरा साल लगा देंगे। उसी तरीके के यहाँ पे आप क्या देखोगे, नवाचार का वर्ष। नवाचार का वर्ष का मतलब क्या है कि अब हम नई नई टेक्नोलॉजी खोजने में पूरा 2026 खर्च कर डालेंगे, ठीक है बच्चों। तो इंडिया और फ्रांस दोनों ने ईयर ऑफ इनोवेशन घोषित कर दिया 2026 को, और यहां पर दोनों मिलकर के किस फील्ड में काम करेंगे, तो स्टार्टअप्स को बढ़ावा देंगे। इंडिया जो कि दुनिया में तीसरा नंबर पर आता है स्टार्टअप्स के मामले में, तो यहाँ पे फ्रांस भी अच्छा खासा स्टार्टअप कर रहा है अभी, नो डाउट। तो फ्रांस और भारत मिलकर एक दूसरे के साथ स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाले हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने वाले हैं, स्टूडेंट और स्कॉलर्स एक्सचेंजेस को बढ़ावा देने वाले हैं, यानी कि स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किए जाएंगे, स्कॉलर्स यानी कि जो जो हमारे विद्वान हैं, जो प्रोफेसर हो गया, कोई जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हो गए, वो एक दूसरे के देशों में जाकर के सपोर्ट यहां पर करने वाले हैं, फ्रांस और भारत दोनों के, ठीक है बच्चों। ग्लोबल सिक्योरिटी की अगर हम बात कर लेते हैं, यानी कि भारत और फ्रांस के रिश्ते से बाहर पूरी दुनिया की सुरक्षा की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान में रखना, ठीक है। काउंटर टेररिज्म को दोनों काउंटर करेंगे, यानी कि दोनों मिलकर के टेररिज्म के खिलाफ युद्ध करेंगे, यानी टेररिज्म को खत्म करेंगे। जब भी बात आएगी यूनाइटेड नेशन में किसी भी टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाले कंट्री के खिलाफ वोटिंग करने की, तो फ्रांस डेफिनेटली यहाँ पे वोटिंग करेगा और भारत डेफिनेटली वोटिंग करेगा, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, पूरी दुनिया में जो रूल बनाए गए ना पूरी दुनिया के लिए, ऐसा नहीं कि जैसे कि कोई भी देश उठ के किसी भी देश पे अटैक कर देता है कमजोर समझ के, नहीं, रूल ऑफ लॉ पूरी दुनिया के लिए सेम है, और भारत और फ्रांस यहाँ पर मिलकर के मजबूती से अपना पक्ष रखने वाले हैं आगे चल के, ठीक है। मल्टीलेटरलिज्म को हटाएंगे, यानी कि मल्टीलेटरलिज्म को प्रमोट करेंगे, ठीक है, याद रखना, हटाएंगे नहीं, यूनिपोलर को हटाएंगे, यानी कि कोई एक शक्ति नहीं होगी, यहाँ पे बहुत सारे देश होंगे, बहुत सारी शक्तियां होंगी जो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो मल्टीलेटरलिज्म यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है बच्चों। और दोनों स्टेबिलिटी की बात करेंगे इंडो पैसिफिक रीजन में। इंडो पैसिफिक रीजन में आप लोग जब देखोगे फ्रांस और भारत का रिलेशन काफी ज्यादा मजबूत हो चुका है, क्योंकि फ्रांस का भी एक आइलैंड है यहाँ पे, रीयूनियन आइलैंड कहते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीयूनियन आइलैंड जो है फ्रांस का, ठीक है बच्चों, रीयूनियन आइलैंड जो है फ्रांस का, ये इस पर भी, अब ये भी इंडो पैसिफिक रीजन में, तो जाहिर सी बात है भाई फ्रांस का जो एक इंटरेस्ट है इस तरफ बढ़ रहा है, डेफिनेटली इंडो पैसिफिक रीजन में इंटरेस्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। और भारत का तो खैर इंडो पैसिफिक रीजन में पहले से इंटरेस्ट है, क्योंकि चाइना की नजर गड़ी पड़ी है। तो अभी इंडो पैसिफिक रीजन में अभी लोग साथ में मिलकर नेवी की एक्सरसाइज करेंगे, साथ में मिलकर के ड्रिल करेंगे, और साथ में मिलकर के पूरी समुद्री सुरक्षा को डेवलप करेंगे। वेस्ट एशिया में भी सुरक्षा दोनों मिलकर के बढ़ाएंगे, और उसके बाद यूक्रेन वाले मामले पर भी दोनों साथ में मिलकर के यूक्रेन युद्ध को रोकने की कोशिश करेंगे। ये तमाम तरीके के एग्रीमेंट्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। अब इससे इंडिया का क्या
फायदा होने वाला है। तो इंडिया का देखो, एक तो इंडिजनाइजेशन बढ़ रहा है, डिफेंस इंडिजनाइजेशन, यानी कि आप देखो हैमर की बात कर लेते हैं हम लोग। हैमर जो मिसाइल है, ठीक है, याद रखना हैमर मिसाइल भी भारत में ही बन रही है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख लोगे राफेल का, जो मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है, राफेल 114 में से 96 राफेल भारत में ही बनाए जा रहे हैं। तो भारत में जो चीजें बनाई जा रही थी, इसे इंडिजनाइजेशन, भारतीयता काफी ज्यादा डेवलप हो रही है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी हम लोग मतलब काफी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जॉब, स्टार्टअप, हर तरीके के हम लोग यहाँ पर डील कर रहे हैं, जिससे कि भारत और फ्रांस के बीच में जो रिश्ते काफी ज्यादा मजबूत हो जाए। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। आई होप आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे और आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। इसी तरीके का और भी बेहतरीन सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।